तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज साय सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। तो जहां लगभग 90 दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव होना है और इस चुनाव में तय हो जाएगा कि देश की सत्ता किसके हाथों में जाती है। तो वहीं इससे पहले राजनीतिक पार्टियां हर एक काम 24 की तर्ज पर करती नजर आ रही हैं। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ में पेश हुए आज बजट में भी नजर आया, जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के विकास के साथ साथ 24 का खाका भी लोगों के सामने रखा। आखिर कैसे ये बजट 24 का रोड मैप तैयार कर रहा है, करेंगे चर्चा। रिपोर्ट देखिए। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट के सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई सरकार ने डबल इंजन वाला बजट पेश किया है। बजट में जहां प्रदेश के कई वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो वहीं पीएम मोदी की गारंटी को भी सामने रखा गया है। इन्हीं गारंटियों के जरिए 24 के चुनाव का रोड मैप भी तैयार किया गया है। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी रणनीति का 7वां पिलर होगा अध्यक्ष महोदय, फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये हमारी आर्थिक रणनीति का 7वां स्तंभ होगा। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि से छूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। महतारी वंदन योजना की स्वीकृति भी हमारे कैबिनेट द्वारा, हमारी सरकार द्वारा दी जा चुकी है। 1 मार्च सन 2024 से योजना के तहत पात्र महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक का भुगतान किया जाएगा। मोदी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। हमारा जो पहला पिलर है फोकस अप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु जो होगा वो ज्ञान होगा। ज्ञान नॉलेज तो होगा ही, लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है जी अर्थात गरीब, वाई अर्थात युवा, ए अर्थात अन्नदाता और एन अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित हमारा आर्थिक विकास होगा। एक तरफ जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इन बयानों से साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनावों में भी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने पिछली सरकार को भी आड़े हाथों लिया। पिछली सरकार ने गड़बड़ नवा छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा, नतीजा निकला अध्यक्ष महोदय बोरबो छत्तीसगढ़। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने बदलबो का नारा दिया था। वह हमारे लिए चुनावी और राजनीतिक स्लोगन मात्र नहीं था अध्यक्ष महोदय, तो यह नारा आज भी हमारी सरकार आने के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बड़े सपने लेकर हमारे युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। अध्यक्ष महोदय, पीएससी की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षाओं में युवाओं के साथ अन्याय हुआ, जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का निर्णय लिया है और अभी ईओडब्ल्यू में भी एफआईआर दर्ज हुई है। एक तरफ सरकार ने बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव में वादा किया था और मोदी की गारंटी के नाम से लोगों का तक, जनता तक जाके वोट मांगे थे और उसका प्रतिसाद की छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उस आशीर्वाद के प्रतिफल इस बजट में ऐसे कोई महत्वपूर्ण बात या तथ्य नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल विपक्ष की भूमिका निभाती नजर आ रही है। वहीं बजट की बात करें तो साय सरकार ने अपने पहले बजट में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरा खाका तैयार कर दिया है, यानी कि ये बजट छत्तीसगढ़ में 24 का रास्ता साफ करने वाला बजट साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मतदाताओं की संख्या में 3,41,694 वोटर्स की बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर चलाए गए अभियान के बाद प्रदेश में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ 14 लाख वोटर थे, जो इस बार 50 लाख बढ़कर 5 करोड़ 64 लाख हो गए हैं।
चलिए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की जारी की गई इस लिस्ट के बारे में, जो वोटर्स की संख्या इसमें कितनी है। मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5,64,15,310 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,89,51,705 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2,73,87,122 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाता 1,237 है। अब बात करते हैं सेवा मतदाताओं की। लिस्ट के मुताबिक सर्विस वोटर्स की कुल संख्या 75,246 है। इसमें 72,949 पुरुष और 2,297 महिला मतदाता हैं। चलिए अब आपको आयु वर्ग के हिसाब से वोटर्स की संख्या बताते हैं, जो एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर अपना प्रतिनिधि तय करेंगे। मध्य प्रदेश में 18 से 19 साल के वोटर्स की संख्या में 4,11,928 की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अब एमपी में 18 से 19 साल के वोटर्स की कुल संख्या 16,02,647 है। 20 से 29 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1,35,49,984 है। 30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या 1,49,05,949 है। 40 से 49 साल के मतदाताओं की संख्या 1,10,22,680 है। 50 से 59 साल के मतदाताओं की संख्या 78,20,435 है। 60 से 69 साल के मतदाताओं की संख्या 45,80,331 है। 70 से 79 साल के मतदाताओं की संख्या प्रदेश में 20,95,401 है। 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या प्रदेश में 7,09,537 है। लिस्ट के आंकड़ों के हिसाब से एमपी में 7 ऐसे आदिवासी बाहुल्य जिले हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। देखा जाए तो ये महिलाएं लोकसभा चुनाव में काफी अहम साबित होने वाली हैं। शायद यही वजह है कि पार्टियां अपना फोकस आदिवासी इलाकों में महिलाओं के विकास पर लगा रही हैं। अब आपको इन 7 आदिवासी इलाकों के बारे में बताते हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। आदिवासी बाहुल्य जिले डिंडोरी, मंडला, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, बालाघाट में महिलाएं निर्णायक भूमिका में नजर आएंगी। इसी के साथ एक जरूरी सूचना यह भी है कि ऐसे वोटर्स जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वो अपना नाम अब भी वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल हुए उपद्रव के बाद हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन नियंत्रण में है। हल्द्वानी के उपद्रव की आग वाली तपिश उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों तक भी पहुंच गई है, खासकर बरेली में, जहां मौलाना तौकीर रजा के एक भड़काऊ बयान के बाद हालात सुलगते सुलगते रह गए हैं। हालांकि पुलिस ने वहां माहौल संभाल लिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हल्द्वानी से बरेली तक भड़काने की दुकान क्यों चलाई जा रही है और यह कौन चला रहा है, मकसद क्या है? ये सबसे बड़े सवाल हैं। इनके जवाब इस रिपोर्ट में आपको देते हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है। हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। वाह मौलाना साहब वाह, पत्थर भी आपके, डंडे भी आपके, हमले भी आपके और पीड़ित भी आप ही। वाह मौलाना साहब वाह, आपने तो गजब कर दिया। आखिर इन जली हुई गाड़ियों को भी देख लेते, इन्हें किसने जलाया। जरा बनफूल के इन बर्बाद मंजर को भी देख लेते। शांति की भूमि पर उपद्रव में घायल हुए इन लोगों की चोट और जख्म पर भी नजर डाल ली होती। आखिर इस बदसूरत मंजर की वजह कौन है? इन जली हुई गाड़ियों का गुनहगार कौन है? तो शायद आपकी जुबान से ऐसे अल्फाज न निकलते। इस मॉब का पूरा प्रयास स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिंबल्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, कानून की जो व्यवस्था होती है, उसको चुनौती देने का प्रयास था। उसको ये दिखाने का प्रयास था कि हम कानून से ऊपर हैं।
डीएम साहिबा कह रही कि हमला सुनियोजित साजिश थी। ये साजिश किसने की? नैनीताल की डीएम की बातें शायद तौकीर रजा ने भी सुनी होंगी, और उस पर जिस समय किसी धर्मगुरु को, धर्म के ठेकेदार को शांति, सौहार्द और अमन की बातें करनी चाहिए थी, लोगों पर शांति के पैगाम की बौछार करनी चाहिए थी, मौलाना तौकीर रजा की ये भड़काऊ बातें कहीं हल्द्वानी से लेकर बरेली तक की धधक रही फिजाओं को और न सुलगा दें। हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है, और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए, मामला हल्द्वानी में बिगड़ा है। ऐसे में तौकीर रजा को शांति की बात करनी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है? उसके लिए बरेली की इन तस्वीरों को देखकर उनके इरादों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। यह बरेली का इस्लामिया ग्राउंड वाला इलाका है, जहां तौकीर के समर्थक ज्ञानवापी के समर्थन में जुटे और ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आए। ये सभी मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन के बाद यहां पहुंचे थे। तब उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था, लेकिन ठीक उसी के बाद मौलाना तौकीर रजा ने हल्द्वानी मुद्दे पर भड़काऊ बयान दे दिया। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। नतीजा, बरेली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में माहौल तनावग्रस्त हो गया। जगह जगह पुलिस लगानी पड़ी। यूपी में कई जगहों पर जुमे की नमाज के दौरान चौकसी बरतनी पड़ी ताकि अमन कायम रहे। बरेली में तो माहौल बिगड़ते बिगड़ते ही बचा। उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आखिर तौकीर रजा कहना और करना क्या चाहते हैं? एक तरफ वो कोर्ट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उसी के फैसले पर सवाल उठाने से भी पीछे नहीं हटते। हालांकि तौकीर रजा के अंदाज पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनको जवाब भी दिया। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। खबर यह भी है कि जिस मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं था, यानी वो अवैध। सवाल उन पर भी उठना चाहिए था जिन्होंने इस सुनियोजित साजिश को रचा, इसमें शामिल हुए और उनकी इस हरकत से 4 लोगों की जान चली। तमाम लोग घायल। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? थाने में आग किसने लगाई? खुदा न खास्ता अगर उसमें पुलिस वालों की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या धर्म के नाम पर किसी भी हंगामे में विक्टिम कार्ड खेलने वाले इस पर जवाब देंगे? ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। दूसरी तरफ इस मामले पर मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। मदनी के मुताबिक मामला हाई कोर्ट में था, जिस पर 14 फरवरी को सुनवाई भी होनी थी। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस पर सवाल खड़ी कर रही है। जो सरकारी जो एजेंसीज होती हैं, जो चुपचाप गुप्तचरी का काम करते हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी? क्यों ड्रोन इत्यादि जो आधुनिक उपकरण है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये सब कार्रवाई से पहले? कांग्रेस इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है, तो शिवसेना इसे ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बता रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, और जहां भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, दिखाता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो है वो सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, गुंडाई की राजनीति करते हैं। सियासत अपनी जगह है,
लेकिन कितना जायज है कि जिन लोगों पर लोगों को संभालने का जिम्मा है, अगर वही आग में घी डालने का काम करेंगे तो भला शांति कैसे बहाल होगी? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के चुनावों में सबसे बड़ा झटका सेना और आतंकी हाफिज सईद को लगा है। पाकिस्तान में आतंकवादी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लाहौर से चुनाव हार गया है। इमरान खान समर्थक उम्मीदवार ने हाफिज के बेटे को करारी मात दी है और अब यह साफ हो गया है कि इस चुनाव में सेना और आतंकी दोनों किनारे कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की सियासत को गतला करने वाले बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकाबला करने का हमने ये जो चैलेंज है इसको बिल्कुल कबूल किया है। पाकिस्तान की जनता ने आतंकी के बेटे को हराने का चैलेंज पूरा कर दिया है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को लाहौर में शर्मनाक हार मिली है। लाहौर की NA 122 सीट पर तलहा सईद का मुकाबला इमरान समर्थक नेता से हुआ। इमरान के समर्थक नेता लतीफ कोसा को 1,17,000 से ज्यादा वोट मिले। आतंकी हाफिज के बेटे तलहा सईद को सिर्फ 2,024 वोट मिले हैं, यानी तलहा सईद को करीब 1,15,000 वोटों से मात मिली है। और इस हार के साथ ही आतंकवादी हाफिज के आतंकी मंसूबों पर पानी फिर गया। हाफिज सईद का बेटा तलहा भी आतंकवादी है। हाफिज ने अपने आतंकवादी बेटे को नेता बनाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML। इलेक्शन में हाफिज के बेटे ने जोर शोर से प्रचार किया। नतीजे आने से एक दिन पहले तक हाफिज का बेटा इंटरव्यू देकर बड़े बड़े दावे कर रहा था, मगर नतीजा आते ही इन दावों की हवा निकल गई। आपकी इंतखाबी सियासत किन सियासी पार्टियों के करीब है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, जमात इस्लामी या कौन सी जमात है जिसके साथ आप इत्तेहाद करना चाहेंगे? इत्तेहाद तो मैं ये समझता हूँ कि हमें यानी जो नुक्ता नज़र लेकर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर उतरे हैं उसके लिए तो हम हर एक जमात के साथ मिल सकते हैं। हाफिज सईद ने दिखावे के लिए राजनीतिक पार्टी बनाई और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के साथ राज्यों की सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए, पर उनका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। इससे पहले 2018 के चुनावों में भी हाफिज की पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, पर चुनाव के नतीजों में उसे एक भी सीट पर कुर्सी नहीं मिली और इसकी वजह है पाकिस्तान की जनता, जिसने आतंकी तलहा समेत बाकी कैंडिडेट्स को वोट ही नहीं दिया। तो हम ये चाहते हैं ना कि हम कोई ऐसा काम करें कि जो एक खैर वाला अच्छा काम हो। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा काम ये है कि जो हालत हमारे वतन अजीज की बना दी गई है उसको बेहतर करने के लिए खुलूस दिल के साथ कोई कोशिश, कोई जद्दोजहद की जाए कि जिससे हमारा मुल्क इस सूरत हाल से निकले। इस चुनाव में आतंकी हाफिज सईद ने जमकर पैसा लगाया था। खबरें आई थी कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने तलहा सईद और बाकी कैंडिडेट्स को फंडिंग की थी। यानी हाफिज और तलहा जैसे आतंकी पाकिस्तान की सियासत का मोहरा बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि सियासत पर कब्जे की प्लानिंग कर रहे थे। पर पाकिस्तान की जनता ने ही हाफिज का प्लान फेल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।